गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट वंस अगेन। गना शॉट में दोबारा आप सबको स्वागत है। आज हम दोबारा बहुत दिन के बाद ये पीक इनटू एवरीडे चाइना लेंगे। और आज का जो विषय है द चाइनीज बाइसाइकिल विद अ ट्रायंगुलर व्हील। ये मेरे को आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया तब आया जब मैंने ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में ये दृश्य देखा था एंड इट रिप्रेजेंट समथिंग, राइट? चाइना का जो पहिया त्रिकोण है उतना आसान से स्मूथली नहीं चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का ओवरडोज हो रहा है, राइट? तो मैंने सोचा विल हैव अ बिट ऑफ अ चेंज, फोकस ऑन चाइना बिकॉज चाइना इज आवर स्टिल आवर मेन प्रॉब्लम। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अच्छा ही है, वो अंदरूनी प्रॉब्लम होता रहे। जितना प्रॉब्लम अंदरूनी होता रहे चाइना के अंदर उतना हमारे लिए अच्छा है। सॉरी, नॉट चाइना, पाकिस्तान के अंदर। बट चाइना इज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश। China has adopted an outward mode, notwithstanding its inward problems. That is why we have to focus more on China. ये ज्यादा डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री बाहर, या, और वो बाहर के इलाके में हम भी हैं। पर चलिए त्रिकोण पहिए के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं आज। अगर आपको याद है 10 दिन पहले मैंने चाइनीज इकोनॉमी के बारे में एक विश्लेषण किया था, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। दिस इज द थंबनेल। आप ये जो वीडियो मैंने बनाया, दिस इज गोइंग टू बी द बेसमार्क फॉर अ लॉट ऑफ माय एनालिसिस इन फ्यूचर। इसके आधार पर बहुत आइडियाज आएंगे आगे जाके, और इसके आधार पर हमें परखना पड़ेगा चाइना कहाँ घूम रहा है। मैं जितने भी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं कृपया इनको आग्रह करूंगा ये वीडियो को देखिए। थोड़ा लंबा है बट इट इज इम्पोर्टेंट, राइट? जिसने नहीं देखा मैं बताना चाहता हूं, उस वक्त और उससे पहले भी मैंने बताया, चाइना इज बेटिंग बिग ऑन डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी और मिलिट्री। वो सोचता है जी जिनपिंग इन 3 चीजों की वजह से और 3 चीजों के जरिए वो चाइना को नंबर 1 देश बना देगा। पर उस वक्त भी मैंने बताया था इसका रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर, जॉब्स, नौकरियां, कंजम्पशन, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर सब टप है। और इसके चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है डेमोग्राफी और क्लाइमेट चेंज। ये बदली नहीं होगा। ये स्लाइड में बार बार वापस आता रहूं। और जब पिछले बार मैंने इकोनॉमी का विश्लेषण किया था, मैंने बोला था इनका पॉलिटिकल इकोनॉमी देखिए, इनका स्ट्रक्चरल इकोनॉमी देखिए, इनका डेमोग्राफिक इकोनॉमी देखिए, इनका डेट उधार का इकोनॉमी देखिए, क्लाइमेट का इकोनॉमी देखिए, क्योंकि क्लाइमेट इसके ऊपर असर पड़ने वाला है, और मिलिट्री इकोनॉमी देखिए। और ये भी मैंने बताया था कि चाइना इज जीडीपी ऑब्सेस्ड। इनको जीडीपी का नंबर जो है ना, उसके बिना इनको नींद नहीं आता। इसके अंदर डेड ग्रोथ काफी है। वो ग्रोथ है पर उसका कोई फायदा नहीं है किसी को, ठीक है? और आजकल बहुत वीडियो दिख रहे हैं, बहुत रिपोर्ट आ रहे हैं कि इनके जितने आंकड़े हैं वो सब झूठे हैं, फेक्ड है। इनका जीडीपी के ऊपर भी बड़ा प्रश्न है। कोई बोलता है $13 ट्रिलियन, कोई बोलता है $17 ट्रिलियन, इतना बड़ा। पर बात यह है कि इसका है तो बड़ा इकोनॉमी बन गया, राइट? उससे कोई भेदभाव ना, मतलब उसके कोई देयर इज नो कंटेंशन ऑन दैट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। बट चाइना के अंदर ईस्ट वेस्ट डिवाइड है, और पॉवर्टी के ऊपर सेंसरशिप आजकल सुनने में आ रहा है। पॉवर्टी बढ़ गया है। जी जिनपिंग ने बोल दिया पॉवर्टी खत्म कर दिया पिछले साल या उसके पहले साल, पर पॉवर्टी है। ओके,
इससे पहले कि मैं बाकी आम चीजों के ऊपर बताऊं, आई वुड लाइक टू डिस्कस टू और थ्री रिपोर्ट्स आपके साथ। आप सबको बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में चाइना डिड अ डील between or mediated a deal between Iran and Saudi Arabia. सबने बोला, oh, China has come on the global stage and it's going to be the superpower because it's done this deal. It shows decline of USA, and it shows Russia is marginalized and China is the new kid in town. Right? A good deal, but you have to view it logically. So there's this article by Carnegie Endowment, which has put together views of 6 experts का views उन्होंने निकाला कि क्या चाइना जो है इसका ग्लोबल रोल क्या होगा, किस तरीके से ये उभर के आएगा। और ये जो 4-6 एक्सपर्ट हैं, कोई सिंगापुर से है, कोई थाईलैंड से है, कोई इंडोनेशिया से है, कोई ताइवान से है और कोई वियतनाम से है, मतलब इंडो पैसिफिक इलाके से। और उन्होंने ये विश्लेषण किया और उन्होंने उनका अपना कमेंट्स दिया कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ चाइना in 2023 and beyond. Okay, though it says 2023, I think this has got a wider implication. Let me have a closer look at it and then let's explain to you. सवाल यह है कि will China eventually replace US as the leading power? यही सवाल है सबके मन में। पर बात यह है कि इस विश्लेषण में यह बताया गया है कि ये जो सऊदी ईरान के डील में और कोई चारा नहीं था, क्योंकि यूएस से डील नहीं कर सकता था क्योंकि उसका प्रॉब्लम ईरान के साथ है, रशिया इज इन्वॉल्व विद यूक्रेन, सो और किसी के पास जाते। और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कि ये जो ईरान और सऊदी डील आज शुरू नहीं हुआ, ओमान के जरिए 2 साल पहले शुरू हो गया, सिर्फ चाइना ने इसका फायदा उठाया, राइट। सो पर एक और चीज मेजर तब सबने बताया है कि चाइना जो है वो आर्थिक एंगेजमेंट के ऊपर और एनर्जी एंगेजमेंट के ऊपर फोकस करता है और पॉलिटिकल सिक्योरिटी और पीस मेकिंग रोल को छोड़ देता है। वो अपना फौज को नहीं छोड़ता, अंदर लेके आता। यू सी, चाइना इज आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट China is a reticent power. It is a reticent power because it hesitates to put its military on ground to protect its interests. It hesitates to take up political roles in global affairs. It hesitates to do peacekeeping the way other countries do. It has problems of shedding blood. And unless a superpower sheds blood, it is not a superpower. That's history. Whether you look at Mongols, you look at the Russians, or rather the USSR, or the Americans, or the Britishers, right? Superpowers have to shed blood. And this is missing in China. Okay, now let's get back to other things. The other thing is China is party to many conflicts, including South China Sea. It cannot address South Indo-Pacific disputes. It cannot address many things because China has party to it. इनका जो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव जो जी जिनपिंग ने शुरू किया था, इट हैज बीन मेट विद वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। वो बोलते हैं कि यार ये ऐसे ही है कि इसका कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है, इसमें क्या बोलता है, राइट, इंडिविजिबल सिक्योरिटी और ग्लोबल मैनकाइंड का सिक्योरिटी वगैरह, ये तो अच्छी बातें हैं बोलने के लिए, वो इमरान खान टाइप है ये, ठीक है। देयर इज वेरी लिटिल कॉन्फिडेंस इन एवरीवन दैट चाइना वुड डू द राइट थिंग। ये बात जो है ना, पिछले 2 साल से जब से कोविड आई, ये बात उभर के आ रहा है। इट will do the right thing, it will not do the right thing in upholding global peace, security and prosperity and governance. सब पूछते हैं कि can it give up anti-Americanism and deliver concrete and sustainable results?
ये इसका कोई ये नहीं है. ओके, राइट. तो ये यू नो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस बाय कार्नेगी endowment, and I think it's very balanced. So it puts China's role in global affairs in place. They call it the new kid in block, not prepared to go beyond a point. That's the issue. And it wants everything. It is not transparent. Right? Okay. Now, what is the next thing? Asia Nikki came out with I think, a very something naya sa article hai ye. Right? The headline says China's messaging machine tamps down Taiwan war hype. ये इनका चाइना का वीबो में और वी चैट में ये खबर फैल रहा है. Anonymous articles are coming which reject China's wolf warrior diplomacy कि यार नहीं नहीं ऐसे मत करो. और खास करके ये आर्टिकल्स बोलते हैं कि चाइना के सामने 4 फ्रंट हैं और इसके इर्द गिर्द पूरे दुश्मन से घिरा हुआ है चाइना, जो सच है. राइट. और ये भी बोलते हैं कि those who shout Taiwan unification by force are stupid. वो बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट के अंदर अगर इनका वो इफ दे टेक अप अ मिलिट्री ऑप्शन दे हैव टू फेस अमेरिका, जापान एंड ताइवान, तीनों फोर्स के साथ लड़ाई होगा. कोरियन पेनिनसुला की तरफ जाएंगे नॉर्थ कोरिया के साथ तो अमेरिकन एंड साउथ कोरियन फोर्सेस विल बी देयर वहां. साउथ चाइना सी और साउथ पैसिफिक में अगर जाएंगे तो अमेरिकन एंड ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस विल बी देयर ऑकस के साथ. और तिब्बत के बॉर्डर के ऊपर इंडिया है. ये नया नजरिया है चाइना का. हम सोचते हैं कि हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान का क्या वो 2.5 फ्रंट वॉर है. उनका हिसाब से 4 फ्रंट वॉर है. देखिए उनका डर भी है ना. और ये इनका ये भी डर है कि भाई यूएस जो है ना मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करता है, जिससे इनके एनर्जी और फूड सिक्योरिटी निर्भर है. तो अगर हम ये चीज चाइना की ओर से हम देखेंगे तो दृश्य बदल रहा है. और इसका जो द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ दिस इज समथिंग वी शुड नॉट लूज साइट ऑफ. राइट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. और भी है इस आर्टिकल में. वो कहता है पुतिन हैज सेट अ बैड एग्जांपल. और ये खुद वो हम ये आर्टिकल्स जो है ना चाइना के मीडिया में घूम रहे हैं. और ये इसका जो समरी और संक्षिप्त रूप में एशिया निकी ने आउट किया है. वो बोलते हैं कि व्हाट इफ चाइना's forces were failed to take Taipei quickly and instead became mired in a Putin-like failure. ये तो फंस गए. 1 साल तक ये ताइवान को कैप्चर करते रहेंगे, बाकी गोल हो जाएगा. राइट. एंड ये कहते हैं कि अटेम्प्टिंग टू यूनिफाई ताइवान बाय फोर्स राइट नाउ वुड बी अ डेंजरस गैम्बल. एंड दिस अ गैम्बल व्हिच Xi Jinping is not prepared to take. Wealthy people in China are particularly worried about a decline in the real value of their assets. इनका प्रॉपर्टी बबल. वही मैंने बताया ना, जो प्रॉपर्टी गोल है, जिनके पास पैसा है, इन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, वो उनका पैसा घट रहा है. राइट. Those who own multiple properties want to sell and monetize at least one of them and transfer the proceeds out of China. चाइना के बाहर पैसा ले जाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. पिछले 2-3 महीने से मैं ये बता रहा हूं कि अमीर चाइनीज चाइना छोड़ के जा रहे हैं. अगर नहीं जा रहे हैं तो वो अपना प्रबंध कर रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं कि बाहर जाके इनका लाइफ हो सकता है. जब 3-4 महीने पहले मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा, और जब प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह से बात किया था, हम एक घर खरीदना चाहते हैं, हमारा लड़का वहाँ है, वो घर खरीदना चाहता था. तो जब हम गए, वो बोल रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी तो का प्राइसेस यहाँ बढ़ गया क्योंकि बहुत चाइना वाले लोग आ रहे हैं कैश के साथ और खरीदना चाहते हैं. राइट. ओके. Voices of concern are growing and are being allowed to grow louder. Okay, parents in China do not want to
send their children to battle. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. इकलौता लड़का या लड़की उनको जंग में भेजना नहीं चाहते हैं. मैं ये बार बार बताता आता हूँ, चाइना इज अ वन चाइल्ड नेशन. एक ही लड़का है, ना भाई है ना बहन है. अगर वो लड़का जाके जंग में शहीद हो गया तो प्रॉब्लम है उनको, राइट? A war over Taiwan would also put the brakes on foreign companies expanding into China, not to mention trigger an outflow of Chinese assets abroad. The effect on Chinese economy would be significant. अगर चाइना में चला गया तो कोई पैसा नहीं लगाएगा, उसके अलावा पैसा बाहर चला जाएगा और चाइना का इकोनॉमी विल टैंक. ये चीज बहुत कम लोग समझ रहे हैं, पर चाइना के अंदर ये समझ आ रहा है. हालात जो है ना, हर एक आदमी को बदलता है वो, और यही है मेन चीज. ओके, अभी देखिए डिप्लोमेसी, मैंने आपको दोबारा दिखाऊंगा. ये देखिए, ये जो मैंने पहले दिखाया, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, ये सब देखेंगे. इसके एक एक एग्जाम्पल आगे जाके कि कैसे चल रहा है कहानी, राइट? हाल ही में China has not been invited to the EU and Indo-Pacific talks in Sweden. Diplomatically, they are being avoided, isolated. No one is talking to China on this. The Chinese wanted to make good with the European Union. European Union says, look, we understand what is pro-Russian neutrality. ठीक है, वो बोलते कि भाई हम ये गए और बोला कि हम न्यूट्रल हैं, हम आपको मदद करेंगे, हमारे साथ ट्रेड करो, ये करो, वो करो, वो करो. बट ठीक है, ये सब ठीक है, बट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रो रशियन न्यूट्रलिटी. वी विल सी टू डी रिस्क. कुछ नहीं है, डीकपलिंग है. नाम अलग कर दिया और बस. तो दे हैविंग प्रॉब्लम्स. देयर डिप्लोमेसी इज नॉट वर्किंग. और ये जो पहले आर्टिकल मैंने दिखाया उसमें भी बड़ा क्लियर है कि इनका डिप्लोमेसी का हद है, राइट? उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं. ओके, मिलिट्रीली अभी नाटो भी आके जापान में ऑफिस खोल दिया, राइट? अगर नाटो भी आके इधर अपना शुरू कर दिया तो इनको प्रॉब्लम होगा. नाटो का क्या इधर काम है? नाटो का काम ये है इस इलाके में, इट गिव्स कमांड एंड कंट्रोल सेटअप. जो इंडो पैसिफिक में कोई ओवरआर्किंग स्ट्रक्चर नहीं है, NATO gives that. And NATO gives that to Australia, gives to UK, it gives to USA as it is. So that structure will come along with Japanese, South Korea and Philippines. ये forces अगर जुड़ गए तो China is in trouble. कोऑर्डिनेशन आ जाता है NATO के साथ. NATO कोई अपना वॉर मशीनरी लेके नहीं आएगा इधर. Command, control, intelligence, coordination. That's the problem. Okay, ये भी है कि वियतनाम आंख दिखा रहा है. वो अभी there's a standoff going on in South Pacific. ये सॉरी साउथ चाइना सी. ये 2-4 दिन की बात है ये आर्टिकल, ठीक? So there's a problem. Okay, और ये स्कार्बरो शोल है वो जहां इन्होंने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया, उसी के पास है ये. ओके, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए. सब बोलते हैं कि चिप टेक्नोलॉजी चाइना बना रहा है, बट चाइनीज स्मार्टफोन मेकर ओप्पो, दे हैड अ चिप डिजाइन यूनिट, उसको बंद कर दिया. क्यों बंद कर दिया? टेक्नोलॉजी नहीं है, चोरी बंद हो गया. ठीक है, तो अगर जो पहली बार मैंने बोला मिलिट्री, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी टफ हो रहा है, there's a problem. ये बड़ा दिलचस्प आर्टिकल है. मैं ये बोलूंगा कि ये सब पढ़िए. ये Chinese President Xi Jinping says economic growth plans must focus on manufacturing and technology. अगर नजदीक थोड़ा ले जाके आपको पढ़वाता हूँ, ये बोलता है चाइनीज लीडर टोल्ड अ प्लानिंग मीटिंग टू फोकस ऑन द रियल इकोनॉमी. इसके मुताबिक रियल इकोनॉमी इज
manufacturing and technology, and avoid sectors such as finance and property. फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी को छोड़ दो, राइट? आप कैसे छोड़ोगे फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी को? अगर आपका यूएन हैज टू रिप्लेस डॉलर, यू नीड अ फाइनेंशियल मार्केट। और आपका 30% रियल एस्टेट है, आपका जीडीपी, उसको कैसे छोड़ोगे? ये बार बार मैं बताता आता हूं, जी जिनपिंग भी यू टर्न कांड की तरह ही है। जिस तरीके से ये मोड़ लेता रहता है, ये चाइना का इकोनॉमी को बर्बाद कर रहा है। कल भी मैंने बताया, आज भी मैं बता रहा हूं, अगर दो लोग जो भारत को मदद कर रहे हैं आज के दिन, वो है जी जिनपिंग और इमरान खान। मेरी तरफ से मेरा वोट इनके लिए, मेरा पूरा सपोर्ट इनके लिए। इमरान खान पाकिस्तान को नष्ट कर देगा बिल्कुल, राइट? भारत सरकार को जितना मदद दे सकते हैं इमरान खान को देना चाहिए। दूसरा आदमी जो चाइना को मदद कर रहा है, भ्रष्ट कर रहा है या फिनिश ऑफ कर रहा है, वो है जी जिनपिंग। पिछले 10 साल से इसने चाइना को जो डुबाया है, पूछो मत। इसके बदौलत इंडिया उभर के ऊपर आ रहा है। मेरा वोट इन दोनों के लिए, राइट? और खास करके ये आर्टिकल पढ़िए, आपको पता चलेगा जी जिनपिंग का क्या, कैसे दिमाग घूमता है। और इसके जी जिनपिंग, माओ और डेंग जियाओपिंग के बारे में हम अगले हफ्ते एक प्रोग्राम करेंगे जनरल दुष्यंत साहब के साथ, क्योंकि ये इसका जो मानसिक स्थिति है ये परखना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लेटेस्ट है, आज का हेडलाइन है ये, ट्रायंगुलर डेट ट्रबल्स चाइना's SMEs, right? Small scale units once more as economy post COVID recovery struggles to gain traction. इनका नहीं हो रहा है रिकवरी। उधार, एक फैक्ट्री दूसरे के ऊपर उधार है, उस फैक्ट्री तीसरे के ऊपर उधार है, और लास्ट फैक्ट्री प्रोडक्ट ये क्या सेल्स के ऊपर उधार है, सब उधार चल रहा है उधर। इसकी वजह से इसके द मार्केट इज डिफ्लेटिंग एक्चुअली। ये चाइना में आता रहता है कि इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है, इन्फ्लेशन कम है। जब इन्फ्लेशन एक हद से नीचे हो जाता है तो वो डिफ्लेशन हो जाता है और रिसेशन विल बी देयर। ये बात नहीं हो रहा है ये, पर मेरे को पूरा यकीन है ये होगा। अब देखिए अगले साल इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। ओके, चाइना में कैंटन के अंदर एक फेयर है, राइट? एक्सपोर्ट फेयर। ये एक्सपोर्ट फेयर में ये इसने बोला एक्सपोर्टर्स टर्न एग्रेसिव विद फॉरेन बायर्स एट अ प्रीमियम। इसका मतलब क्या है? कोई फॉरेन बायर नहीं आ रहा है। ये रिपोर्ट इसके बाद में कहीं और भी रिपोर्ट मैंने पढ़ा है ये कैंटन फेयर में, कि जितने भी कैंटन फेयर में आए थे वो अफ्रीकन नेशन से, साउथ ईस्ट एशियन नेशन से या सेंट्रल अमेरिका से आए हैं खरीदने के लिए। ये पैसा नहीं खर्च करते ज्यादा, और इनको जो स्टैंडर्ड का जो आइटम है, जो कॉस्टली आइटम, वो खरीदने से रहे। अमेरिका और यूरोप जो स्टैंडर्ड के आइटम और कॉस्टली आइटम जिससे प्राइस मिलता है, वो नहीं आए। इसकी वजह से इधर सेल्स नहीं हो रहा। दैट इज व्हाई एक्सपोर्टर्स हैव टर्न एग्रेसिव। जितने वहां आए हैं बायर्स, फॉरेन बायर्स, उनको पकड़ने के लिए, वो उनका दे आर सेलिंग एट लोअर प्राइसेस कॉम्पिटिटिवली। तो प्राइसेस अगर कम हो गया तो इनका मुनाफा कम हो जाएगा। अगर मार्जिन्स कम हो जाएंगे और डाउनवर्ड जॉब्स कम हो जाएंगे, सैलरी कम हो जाएगा, ये सब होगा तो कंज्यूमरिज्म कम हो जाएगा। जब तक इनका कंज्यूमर इकोनॉमी नहीं होगा, इनका इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा। ओके, ये भी देखिए, कंज्यूमर इन्फ्लेशन स्लो डाउन, फैक्ट्री गेट प्राइसेस डिफ्लेशन, ग्रेट नीड फॉर पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट क्या देगा वो जी जिनपिंग? उसको पता ही नहीं है।
वो तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही पड़ा है। मैन्युफैक्चरिंग करके क्या करोगे उसको? बिकना, बिक्री तो हो नहीं रहा। आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाते जाओ, सामान कंटेनर खाली पड़े हैं, कोई लेता नहीं है। जो हमने पिछले 10-15 दिन के पहले हमने प्रोग्राम बताया था कि इनका एक्सपोर्ट फेयर में कोई लेने से रहा, तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगा? जी जिनपिंग जी। इसीलिए मैंने बताया जी जिनपिंग अच्छा आदमी है, वो चाइना को नष्ट कर रहा है, राइट? सो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, ये देखिए ड्यूटी फ्री हब हाइनान, ये हाइनान का ड्यूटी फ्री हब इन्होंने पिछले साल शुरू किया था कोविड के दौरान कि भाई ये सबसे बड़ा ड्यूटी फ्री हब होगा, सिंगापुर को काट देगा, इसको काट देगा, वो काट देगा। सेल्स फॉल फ्लैट। ये चाइना का हवाई, इसमें ये भी होगा, इसमें मतलब हॉलिडे भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तब हो रहा है ये। बहुत पैसा खर्च किया है, डुबो दिया इसके अंदर। ओके, हम सब सोचते हैं कि यूएन जो है ना डॉलर को रिप्लेस करने वाला, ये देखिए ये डूब रहा है ये भी। अगर सब सोचते हैं कि यूएन जो है वो डॉलर को रिप्लेस करेगा, नहीं होगा, क्योंकि पैसा के ऊपर हमें, यू नीड ट्रस्ट। Why will someone take a note on which Mao is the face? Mao has killed 45 million people. उसके ऊपर आपका क्या ट्रस्ट होगा? राइट? किसका होगा? वो सिर्फ चाइना वालों का होगा और ये कम्युनिस्ट पार्टी का होगा और किसी का नहीं। हाँ, कुछ देश लेंगे यूएन, ये यूएन यूएनाइजेशन जो चल रहा है थोड़ा बहुत, इट्स अ मेजर इकोनॉमी, इट्स अ करेंसी बास्केट, पीपल विल यूज इट, ऐसी बात नहीं है। पर क्या यूएन जो है डॉलर को रिप्लेस करेगा? कहते ही नहीं। ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है चाइना के अंदर, तो आप यूएन को कैसे इस्तेमाल करोगे? आपको ये नहीं पता कि उसके नंबर सही है कि सही है, गलत है। ठीक है, तो यूएन को कैसे लेके रखोगे? आज यूएन रखोगे, कल उस लुढ़क जाएगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, बस। ओके, ये देखिए, विक्टिम्स ऑफ चाइनाज रियल एस्टेट बूम कैच द आई ऑफ फोटोग्राफर। उसका फोटो ले जा रहे हैं आजकल, जिनका पैसा डूब गया, उनका शोक का फोटो, आंसू बह रहे होंगे, कुछ जो भी है। अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स, लोग अनफिनिश्ड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर आप जाके एक कोई फ्लैट में रह रहे हो जिसका दरवाजा नहीं है, ऐसी कहानी है इसमें। और मैं बार बार बताता रहता हूं, ये सब कहानियां कहां से आ रहे हैं? इनके मीडिया से। ये मैं थोड़ी ना बता रहा हूं, मैं इसको इन सबको दिखाता हूं ताकि आपको पता चले कि भैया ये वही घोड़ा बोल रहा है, चाइना वाला घोड़ा। घोड़े के मुंह से सुनवा रहा हूं, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। राइट, क्लाइमेट, ये मैं बार बार बताता रहता हूं। मेरे ख्याल में किसी ने ये इसके ऊपर बेट नहीं लिया कि चाइना का क्लाइमेट का प्रॉब्लम होगा, किसी ने बताया नहीं। जहां मैं पढ़ता रहता हूं, कुछ लोग बोलते हैं पर कम बोलते हैं। अभी इस साल नॉर्थ वेस्ट चाइना on water alert as Yellow River supplies runs low already. प्रॉब्लम है उनका, राइट? साउथ में, यूनान में भी ड्राउट है इस साल, पानी नहीं है, और वहां उनके थर्मल स्टेशन बंद हो गए वहां, राइट? एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहा है कोस्ट में, और इसका जो राइस क्रॉप है वो डैमेज होने वाला है। इस साल की बात है अभी, ये जो चल रहा है। ओके, ओके, ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं चाइना वाले? दे आर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड रिक्लेमिंग एज फार्मलैंड। पहाड़ों के ऊपर भी चावल उगा रहे हैं ये, ठीक है? और जहां भी
land has been utilized, misutilized, they're reclaiming it to convert into farmland. का प्रॉब्लम संगीन है. फूड सिक्योरिटी इनका is an Achilles heel of China. Unless we realize food security is an Achilles heel of China, unless we realize that climate change is affecting China in ways which we cannot understand, but we should make an estimate and an informed estimate and assessment of what is happening in China, we will not be able to handle China well. Climate change and food security are major problems of China. Okay, एक और बात, security. In the 20th Party Congress, as also in 2 sessions जो मार्च में हुआ था, बार बार सिक्योरिटी के जिक्र हो रहा था. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी. Xi Jinping is worried about security. He is prioritizing security over economy. आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल है इसके बारे में. ये क्या कर रहा है कि जितने फर्म बाहर हैं, कंसल्टेंसी फर्म्स बाहर के, चाइना में उन्होंने ऑफिस खोला है, उनके ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है कि भाई आप हमारा जो इंफॉर्मेशन बाहर लेके नहीं जा सकते. तो अगर जो फॉरेन फर्म्स वहां आके, जैसे बेन एंड कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, मैकिन्सी है, ये सब जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं और फाइनेंशियल फर्म्स हैं, अगर उनके ऊपर आप छापा मारोगे, उनके रिपोर्ट के ऊपर किसी ने इन्वेस्ट करना है, वो तो नहीं आएगा इन्वेस्ट करने के लिए. तो आपने जाके ईयू में जाके उनसे लड़ाई कर लिया, उनको लुभा रहे हो कि भाई फिर भी आ जाओ. आप लुभा रहे हो प्राइवेट वालों को कि भाई आ जाए, हमें खोल दो यहाँ, पर उनके ऊपर आप छापा मार रहे हो. जिसने आपका रिपोर्ट लिखना है कि भाई यहाँ आके निवेश कर सकते हो, उसी के ऊपर छापा मार रहे हो. तो ये ज़ी जिनपिंग का कार्रवाई है ये सब कुछ. मैं क्यों ज़ी जिनपिंग की कार्रवाई बोल रहा हूँ? क्योंकि चाइना में इसके मैक्रो परमिशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता, और सिक्योरिटी इसका एक्चुअली हील है. राइट? ओके, ये वही है. अभी रेड चल रहे हैं कैप विजन के ऊपर. एक फर्म है, कम्युनिस्ट पार्टी माउथपीस इश्यूज नेशनल सिक्योरिटी वार्निंग्स टू फॉरेन फर्म्स आफ्टर कैप विजन रेड्स. तो इनका जो जिनहुआ है, ग्लोबल टाइम्स है, ये सब बोल रहे हैं फॉरेन फर्म्स को, अगर हमारा डेटा बाहर ले जाओगे तो हमें काम करने नहीं देंगे, ये वो सब कुछ. तो एक्चुअल प्रॉब्लम है इनका, और ये प्रॉब्लम्स अभी उभर के बाहर आ रहे हैं. राइट? डेमोग्राफी, मैंने बोला ना, इनका प्रॉब्लम है. ये देखा, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम लाइक चाइना's जॉबलेस लाइंग फ्लैट यूथ. लाइंग फ्लैट जो जनरल राजीव नारायणन ने भी बोला था, टांगपिंग, बाइलान. टांगपिंग क्या होता है? सब सो जाओ. बाइलान क्या होता है? बाढ़ में जाओ, हम कुछ नहीं करेंगे. ये है कहानी इनका, और ये घट रहा है, ये तो सबको पता है. वर्कफोर्स घट रहा है, जो वर्कफोर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं. फैमिलीज जो है अपने बच्चों को फौज में नहीं भेज रहे हैं. तो फिर कौन सा सिक्योरिटी आपका चलेगा? आपका कौन सा इकोनॉमी चलेगा? आपका फौज कौन सा बड़ा बनेगा? देखिए, आज तक हमने सोचा, अभी भी याद है मेरे को, ईस्टर्न लद्दाख में जब पहले प्रॉब्लम शुरू हुए थे, यहाँ के हमारे विशेषज्ञ, सिक्योरिटी विशेषज्ञ सब बोल रहे थे चाइना यहाँ ये करेगा, वो करेगा. चाइना से भी बोल रहे थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. आप देखिए उन दिनों का मेरा वीडियो, ये पी गुरुज में और डेफ टॉक्स में वगैरह वगैरह. मैंने उस वक्त बोला था कि इनको हम रोक लेंगे, उसके बाद इनको पीछे धकेलेंगे, और वही हुआ है. और उसके बाद बातचीत हो रहा है, ये तो चलेगा.
चाइना के साथ चल ये थोड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस चाहिए, राइट। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। यांगजे में आए थे, धकेल दिया आपने बाहर, अच्छी तरीके से धकेल दिया। तो चाइना, इसीलिए मैं ये चाइना सीरीज कर रहा हूं, और अभी कुछ चंद दिनों में दोबारा शुरू कर दूंगा इसके बारे में, राइट। करप्शन, आज हर बार ये करप्शन और ये वगैरह शुरू हो जाता है, राइट। करप्शन के ऊपर सबको जेल में डाल देता है शी जिनपिंग। ये अभी ये एक किस्सा आया जज का, पर आजकल जो एक्चुअल मेन जो चल रहा है वो बैंकर्स और इनका फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर चल रहा है। इसीलिए ये उसने पहले बोला ना, फाइनेंस और प्रॉपर्टी से दूर रहो। वो सफा कर रहा है सबको। पर अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट सही नहीं तो आपका कंट्री कैसे चलेगा? बार बार ये मैं बताता रहता हूं, शी जिनपिंग भारत के लिए अच्छा आदमी है। इमरान खान उससे भी बढ़िया आदमी है। शी जिनपिंग चाइना को नष्ट करेगा, इमरान खान पाकिस्तान को नष्ट करेगा, राइट। थोड़ा हमें पेशेंस चाहिए। अगले 5-6 साल हमारा अगर अंदरूनी शक्ति अगर अच्छा हो जाए तो बाकी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, राइट। यहाँ पर मेरा पूरा आज का शाम का जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म होता है, और कुछ सवाल लेंगे आज, राइट। और आपके जितने सवाल हैं मैं आंसर करूंगा, क्योंकि टाइम है हमारे पास आज, राइट। ओके, ओके सर, चाइना के अंदर से जो न्यूज आ रहा है वो बहुत कंसर्निंग है। रिकॉर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफिक चैलेंज, फॉलिंग एक्सपोर्ट, डेब्ट प्रॉब्लम्स। ये शी जिनपिंग डेफिनेटली कोई बड़ा एडवेंचरस डिसीजन लेगा? नहीं लेगा भाई, इसकी बस की बात नहीं है। आज वही तो मैंने बताया, उनको प्रॉब्लम है कि कहाँ जाएगा ये। 4 फ्रंट है, हम बोलते हैं 2 फ्रंट है, उसके 4 फ्रंट है। वो खुद बोल रहे हैं 4 फ्रंट है, कि चाइना हर किसी तरफ मुड़ेगा एडवेंचर करने के लिए, उसका पीछे की तरफ कोई वार कर देगा। उसका प्रॉब्लम है ये। इसके अलावा, इसके बावजूद मैं भी आपसे सहमत हूं कि चाइना के साथ, इंडिया के साथ एडवेंचर कर सकता है, पर बड़ा एडवेंचर नहीं होगा, छोटा होगा, या पोस्ट लेगा या ये कर लेगा और हमें नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। हमें सतर्क होना चाहिए इसके बारे में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, Jai Bharat General sir, for what reason we are not cooperating with NATO? On contrary, NATO wants Indian coordination and cooperation. What are the pros and cons of India's inclination towards NATO? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि NATO इज नॉट अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। NATO और हमारा कोई लेन देन नहीं है एक्चुअली, राइट। हमारा जो कॉमन प्रोटोकॉल्स नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है नेटो के साथ। नॉर्थ अटलांटिक में हमारा कोई बिल्कुल सिक्योरिटी या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा मेन फोकस है इंडो पैसिफिक, और इसीलिए हम क्वाड के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आज तक ये माना जा रहा था कि क्वाड इज अ डेवलपमेंटल सिस्टम, कोऑपरेशन वगैरह वगैरह, पर चंद ही दिनों में क्वाड का चीफ्स ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का होने वाला है। हमारे जनरल अनिल चौहान जा रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे क्वाड का मिलिट्री आकार आने वाला है। और क्वाड जो है मलाबार एक्सरसाइजेस, एयरफोर्स एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे हैं वैसे भी। तो क्वाड जब है तो नेटो की क्या जरूरत है यहाँ? वैसे भी नेटो और क्वाड का जो मेन प्लेयर है वो यूएसए है, उसके साथ तो है ही हमारा रिश्ता।
और उसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो नाटो के साथ होना कोई हमें कोई फायदा नहीं है उसमें, राइट? पर क्वाड, यस, कंप्लीटली एनी इंडो पैसिफिक न्यू आर्किटेक्चर आ गया तो उसके साथ हमें, 1 मिनट, या एनी न्यू आर्किटेक्चर इन द इंडो पैसिफिक वी मस्ट बी पार्ट ऑफ इट, उसमें डाउट नहीं है। एशियन के साथ वी शुड इंक्रीज एंड वी शुड थिंक ऑफ हमारा खुद का आर्किटेक्चर इन द इंडियन ओशन, क्योंकि इंडिया शुड बिकम द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन। ओके, राइट। मेरा भी वोट इमरान को और जी जिनपिंग को बहुत और शराब का बम पर गया। सही है बात। Sir, my second question, China's play with finance is not new. They created lottery system to finance Great Wall of China. Could China create innovative finance system to overcome debts? इनकी बस की बात नहीं है, ये इसके लिए इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये जी जिनपिंग जो है ना वो डरता है फाइनेंस से, इसीलिए वो फाइनेंस के दुनिया में सारे बैंकर्स को सबके वो पर्ज कर रहे हैं, सबको जेल भेज रहा है। So it's a problem here, right? Okay. Vishwanathan says, sir, the USA is an open society and encourages qualified people to emigrate, thus has an edge over global innovation. Can China innovate on the scale of USA considering their tech is rip-off from the West? No, it can't. See, the problem with China is it's a closed society. They don't allow immigration in. Unless you get immigration, you don't get vitality into your system, right? Open societies have the natural ability and flair to innovate and think out of the box. जुगाड़ जो बोलते हो ना, वो भी out of the box thinking है. China doesn't have that, and जब तक ये अपना माइग्रेशन इनवर्ड नहीं अलाउ करेंगे, इनका बढ़ेगा नहीं. रिप ऑफ फ्रॉम द वेस्ट तो बंद हो गया, इसीलिए तो मैंने दिखाया आज ओप्पो वो अपना चिप का जो क्या सब्सिडरी है वो बंद कर रहे हैं. दे नॉट एबल टू मेक, दे डोंट हैव द टेक्नोलॉजी. As far as this technology was stolen and ripped off, it was okay, but not anymore. Okay, should we follow Chinese export model? One day it will bite us. Yeah. See, the problem with the Chinese export model, it's not a problem of the export model. The export model is fine. Their problem is the overall economic model. It was the investment, export, manufacturing economy. Right? 3 things: export, investment, manufacturing. Investment, they have peaked. They're not getting any more. Manufacturing, they don't have markets to sell outside. Right? Okay. Exports are tanking. Their investment into infrastructure, they don't need more infrastructure. In fact, dead GDP is in infrastructure. Whereas our manufacturing needs to improve. So you have to have a balanced economy. Our service sector is very high. Our consumption is very high. But we also need to increase our manufacturing. We cannot follow China's model. Right? And we should not also follow China's manufacturing model for one more reason: environment. We cannot become another China and become polluted. We have to be balanced in our approach. आप देखिए, we have the same population as China, but we live in half the area. Our population densities are high. So we have to be careful in what we do. We have to have our own model. The Indian model, economic model, has to be far different from the Chinese economic model. Okay, Tushar. So Indian companies have proved that they are addicted to Chinese imports. How can Indian government force them to source from other countries as quickly? Well, this is something I have been speaking of for the past 2 years, 3 years. We have to do something, right? All the see, the small end things I'm not bothered. Main things where we have to shift out of their thing is EVs and batteries and APIs.
एंड द गवर्नमेंट हैज अ रोल टू प्ले इन दिस टू ब्रिंग दिस डाउन. आप देखिए अगले साल तक आपका इंपोर्ट फ्रॉम चाइना विल इंक्रीज. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव बैटरी टेक्नोलॉजीज, यू डोंट हैव lithium ion batteries. Unless you have a plan, long term plan, you are in problem. The problem with the government is I don't see that long term plan coming into play. They are doing something about APIs, but I don't know whether they're doing something about this lithium ion system. Yeah, we should not follow East Asian model. Export should be 20 to 25% of our economy, not more than that. I agree with you. And it balance चाहिए हमें. वरना चाइना जैसा हालत होगा. Correct. Purushottam sir, can we stop India China for their BRI project in Gilgit Baltistan, and if stop, what will be its roadmap? We can't stop it. Let's be very frank. अगर stop करना है तो physically जाकर stop करना पड़ेगा. हाँ, ये अपने आप stop हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में problem है वो अपने आप stop हो जाएगा. Right? Yeah. Uday Shankar sir, I'm following you for a long time. You're always right. Thanks a lot. Thanks a lot. See, why I generally am right on China is only for one reason. मैं बताना चाहता हूँ. Because I've been studying China from 1977. That's when I got commissioned. And तब से मैं चाइना के बारे में पढ़ रहा हूँ. Right? I have been following China through क्या बोलते हैं उसको, the times when Mao died, the Gang of Four, इनका जो 4 modernizations which Deng Xiaoping started. In fact, my major dissertation in the higher command course was on China, right? And I've been this thing. So I talk based on the historical perspective of China. And अगर जो नजदीक से, I've never been to China, मैं कभी गया नहीं. पर अगर आप पढ़ोगे, चारों तरफ देखोगे तो आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या है. या चाइना को मैंने देखा, तिब्बत को देखा मैंने, फ्रॉम काराकोरम टू किबितु, हर जगह. तो और उनके साथ डील भी किया. सो आई हैव अ फेयर आइडिया एज टू व्हाट आई एम टॉकिंग. या उदय शंकर, आई रिक्वेस्ट यू नॉट ओनली टू फॉलो मी, मैं सबको ये बोलता हूँ, प्लीज फॉलो गाना शॉट. आपको रिलायबल न्यूज मिलेगा, आपको रिलायबल एनालिसिस मिलेगा. आपको ये नहीं बोलेंगे हम कि कल के दिन पाकिस्तान का आर्मी टूट रहा है या पाकिस्तान 4 हिस्सों में टूट जाएगा या चाइना में कुछ हो जाएगा, चाइना कल के दिन हमारे ऊपर वार करेगा. ये सब मैं बोलूंगा नहीं. सनसनी केस इस चैनल में होगा नहीं. ये भी नहीं होगा कि पॉलिटिक्स के ऊपर हम जाएंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि फौज में हमारा बड़ा क्लियर है. हम हर धर्म, हर जाति, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन को हम रेस्पेक्ट करते हैं. हमारे अंडर जिसने काम किया वो हर रिलीजन के हो सकते थे, हर जगह से आते थे. हमारे उनका खून का रिश्ता है एक तरीके से. राइट? हम पॉलिटिकली कोई चीज नहीं बात करेंगे. और ये भी मैं बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है हमें पॉलिटिक्स पता नहीं है. मैं एक सिर्फ कैप्टन था जब मैंने उस वक्त इंदिरा गांधी के साथ बातचीत किया उनके घर में. उतना मौका मिल गया. मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम के साथ भी काम कर चुका हूं DRDL के अंदर. बहुत रक्षा मंत्रियों के साथ अक्रॉस द टेबल बात किया. हमें पता है, पर हम बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे. हमारा विचारधारा बड़ा क्लियर है. जो भी हम बात करेंगे, हम सबके भलाई के लिए बात करेंगे और हमारा देश के भलाई के लिए बात करेंगे. इंडिविजुअल पार्टी या कोई इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे. ओके. Vishwanathan, what are the lessons for an emerging India from the present predicament that China faces? You have to be balanced in your approach. Your development has to be based on your culture. Your development has to be based on your environment. Your development has to be based to ensure that the poorest man in India is happier. अगर हमारा जो सबसे गरीब
भारतीय निवासी के पेट में खाना हो और उसके लिए काम करने के लिए एक व्यवस्था है और उसका हेल्थ का देखभाल कर सकते हैं और उसको हम बच्चों का पढ़ाई करवा सकते हैं, तो वो ही अच्छा मॉडल है। और यकीन मानिए, ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं देश के गरीब से गरीब इलाकों में गया हूं, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। ओके, उदय शंकर सेज इट्स अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमें क्या फर्क पड़ता है, $5 ट्रिलियन हो या 8 ट्रिलियन हो, उतना ही है और घट रहा है ये, और प्रॉब्लम में है। देखिए, एक बड़ा सा अगर बार लेके घूमोगे ना, आप बोलोगे जीडीपी जीडीपी जीडीपी, व्हाट इज द यूज ऑफ अ डेड जीडीपी? इट कुड बी अ बिग रॉक, बट इट्स अ वेट, यू हैव टू कैरी इट। ओके, ओके। चाइना कॉस्मेटिक सोल्यूशन पर बहुत फोकस, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर बना रहा है। ये बिल्कुल मैं सहमत हूँ। यही मेरा ये है, पहले अगर आप देखेंगे स्लाइड, यही मैंने बोला, डिप्लोमेसी, मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के ऊपर इनका जोर है, इसके ऊपर ज्यादा बकवास करते रहते हैं, आम चीजों के ऊपर ये छोड़ देते हैं। राइट, ओके। मेरे पास टाइम है, जितना भी सवाल पूछना है पूछ लीजिए, मैं विस्तार से बताऊंगा। It is reported that China is the world's largest rice producer. I fail to understand why they are insecure in food grain. Something seems amiss. Yes, I agree with you, Vishwanathan. Why do they have to import so much rice, despite being the world's largest rice producer? See, the reason is this: they might be the world's largest rice producer. We are the second largest rice producer, but we also produce wheat. So net put together, we produce more food grains. That's why we export. They don't do that, so that's why they have a problem. Okay. Can India teach a good lesson in IOR like Ladakh? Yes, it will. वक्त की बात है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, प्रदीप। जरूरी नहीं कि हर वक्त जाके लड़ाई करो, उनको सबक सिखाना बहुत तरीके हैं, ठीक है ना? तो इसका बहुत तरीके हैं सबक सिखाने के लिए, और उसका मौका मिलना चाहिए हमें। जिस दिन मौका मिलेगा उनको सबक मिल जाएगा। ठीक, हमने उधर सबक सिखा दिया, और मेरे ख्याल में इनको सबक मिल रहा है श्रीलंका में भी। सब सोच रहे थे कि हम्बन टोटा में एक नेवल बेस होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो श्रीलंका में जाके ये अपना, अगर श्रीलंका इनके पकड़ में नहीं है तो ये इंडियन ओशन में कुछ नहीं कर सकते। या इज चाइना फूड सफिशिएंट कंट्री? या नो, इट इज नॉट। इसके बारे में हमारा चाइना सेंटर, सॉरी, चेन्नई सेंटर फॉर चाइना स्टडीज में there's one intern, senior intern, he's going to give us a presentation हमारा चाइना चैलेंज में। चाइना चैलेंज मैंने रोक दिया, मैं दोबारा शुरू करने वाला हूँ उसको। सो वी विल राइट, बिकॉज अभी क्या है, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आने वाले थे, जब मैंने इसको रोक दिया तो दोबारा शुरू करेंगे उसका। Kali Srinivas, sir, we have to threaten China by doing another Kailash range like occupation, get the places occupied by China. ये होगा। देखिए, जब ये वांगडुंग का किस्सा हुआ था, वो 8 साल लगा हमें उनको पीछे धकेलने में। तो अभी 2 साल ही हुआ है देप्सांग के लिए। अभी हो सकता है देप्सांग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए इसी साल, जब See, Xi Jinping has to come to. Let me make you understand this. Xi Jinping is to come this year for SCO meet and G20 meet to India. Last year, when Prime Minister Modi had to go to Shanghai Cooperation meet in Kazakhstan, Astana, there was a rumor, or rather was news, that he might not go at all. And if he had not gone to Shanghai Cooperation Organization meet in that place, then that whole meet, Xi Jinping would have looked like an idiot, because that was the first time he was coming out of China after the COVID. So what did they do? They went back at Gogra and Hot Springs and they allowed that to happen. This is the first time Xi Jinping is coming to India. So before that, he wants to do something.
If you saw the recent foreign ministers meet in the SEO and the defense ministers meet, yeah, oh, we'll keep the border in the right place. We should think of, Hindi chini bye bye type and all that. So when he's coming, it's possible they might move back in either Demchok or Depsang, depending on what they think. Depsang is difficult. Demchok they might have to might give something because Depsang is their criticality. Okay, so it's going to take time. It's not going to be in a hurry. So we don't have to do anything foolish. We've given them already a message in Yangtze. Let me tell you, Yangtze was a big kick for them. Don't think it's a small kick. They tried something big and they got it on their face. Okay, Moba Menace, first time you're coming, please keep coming back and look, tell your friends to please subscribe. I want more people to subscribe. Those of you who are in this, kindly press the bell icon. Like, then only I get more views, and that's the algorithm. We have to beat the algorithm. I think Pakistan is an important asset for the West and US, and I think its disintegration like 1971 is not possible as we think, I guess. I agree with you. It's not going to disintegrate, and we're going to discuss this. I mean, day after tomorrow, not Wednesday, yeah, Wednesday. Tomorrow there's no program. Day after tomorrow, I'm going to discuss with someone new, General VP Singh, who's been a good friend of mine from long. We're going to discuss something, and then on Saturday I'm again going to discuss Pakistan with Tahir Gora. So we'll see how it goes, and of course I think Friday I'll talk with on Pakistan with General Satish Dua. So we'll see, because I mean, we'll get the whole lot. We'll keep monitoring the situation and see where it goes. And I don't think either Pakistan will break up or the army will break up. But things are going to change. We'll see where it changes. Because tracking this change is important for India. It's not that you just leave it alone. You have to monitor, you have to track, you have to keep surveillance, you have to keep your finger on the pie and do certain things so that, Pakistan stays where it is. China's efforts to recruit Nepali Gorkhas in their army for military duties in Tibet may be an outcome of their demographic problem. How will that affect India, Indian Army, and Indo-Nepal relations? Look, what you're saying is generally right. The problem with the Gorkhas, and it's historic, and Nepal, they don't have employment. So if the China chap calls you for employment, you'll go. But there's a fundamental problem in Gorkhas going to join the PLA. They're all Hindus, remember that. And the natural affinities of Gorkhas to find employment is towards India. There's nothing that side. Throughout history, Gorkhas have not gone towards Tibet. Few will go, Janedo. But I think we need to do something about it, and I think people are now realizing that we need to do something special about this. So let's see what happens. I'm sure the government is up to it. How much value as a senior military officer would give to interoperability? How does it help in the scheme of things? Interoperability depends on what you're talking. If you're talking of that, can I fire an American weapon or a Japanese weapon? That's one level of interoperability. No, but can two systems operate together? That's more important. Can two systems operate together? And that needs communications, coordination, liaison, exchange of ideas, practice. To me, that's more important. Exchange of strategies. What is the level of interoperability we need is the crux of the issue. And we have increased it quite a bit. Believe you me. All these Malabar exercises and all that which we do now in the Indo-Pacific are very important exercises. All the COPE exercises which we're doing with the Air Force are very important exercises. See, what people don't know, for over 10 to 12 years now, the American forces, ground forces, are training in our counter-insurgency environment. We train them. They're using our tactics in many counter-insurgency situations. So
there is a lot of interoperability going on. Don't worry. We don't have to sit on each other's head or in each other's pocket to be interoperable. There are a lot of other things we can do. And yeah, I see that you're looking at US. I'm going to run a series on Indo-US strategic relationship. Because ये भी बहुत poorly understood strategic relationship है. जैसे ये चाइना का इस महीना खत्म हो जाएगा, अगला महीना मैं इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा. एक हफ्ता 10 दिन we'll get people who have actually operated with the US forces and dealt with the US. I've myself dealt with the US. I've studied in the USA. General Dushyant Singh has studied in USA. A lot of us have exposure to USA. We know what they think, right? Yeah. Jai Bharat, so you keep on mentioning the failing young population, falling young. Is there any study or report which mention when it will start to rise and become a potent number? Indra's curse. Well, you also first time I'm seeing. Please coming back. Tell your friends to subscribe, and yeah, it will not rise. If you see most studies, this will keep going down. एक बार ये demographic decline शुरू हो गया, it's very difficult to take it back. Okay, ask slightly, what is the world's problem with India? We are not expansionist or malicious by nature. Everyone from Pak, China, US, West as a whole had problems with us sometimes because we don't conform to what they expect us to do. The West, we follow an independent path. And the reason is simple. Our problems are not understood by them. Right? They want, you see, the problem, like our external affairs minister said, Europe feels their problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. Similarly, many people feel that the world's problems are India's problems, but India's problems are not the world's problems. So they don't look at your problems. So why should you look at their problems? That's my short answer. So congratulations on 7,000. 7,000 is okay, but I need more, right? Because this is not for any personal thing. I think I need to spread this message more. Okay, more people have to listen. Help me. How to deal with land mafia, connection between politicians and land mafia? भाई ये तो this is endemic है. कहीं भी आप चले जाओ, ये land और politics के बीच में nexus तो होगा ही. Corruption of local government employees, Chinese corrupt the free model looks, ये कुछ नहीं हो सकता इसका कोई ये नहीं है. This is one of the endemic problems which we have to deal with. Okay, US capitalism and Chinese efficiency का कोई replacement नहीं दिखता. Vietnam is sparse capacity नहीं है और India democratic है. नहीं, ऐसी बात नहीं है. We have to change. We are changing. I know that the government is doing a lot of things to change. So let's be patient about it. ऐसी बात नहीं है. We have ways to do it. Best way to utilize dinner time for UPSC aspirants, working professional, is watching Ghana Show. Oh, thank you, Amar. Please do, with a pen and paper on the table. And yeah, I'm glad. Okay, how does Chinese deal with blood group, royal and ancestral property? I don't know really. I can't answer you that because I really don't know. Okay, so Mao attacked India because they failed in Great Leap Forward and created propaganda to inflict nationalism with the diary of a soldier. Situation there is the same, and Xi Jinping is preparing for war. Yes, I agree with you. Xi Jinping is preparing for war. I had spoken about it also. I also believe that he's preparing for war. अगर उसको मौका मिलेगा वो छोड़ेगा नहीं. और हमें हमारा responsibility है ये है और हमारा we should ensure that we don't give him a chance. That's the more important thing. What is the importance of BrahMos from a Navy ship? Oh, it's very important. If you're BrahMos capable from Navy, you can reach. देखिए, अगर आपका ship जो है operating from Andaman goes down to say Indra Call or Indra Point or a little off. Actually, if you go to Indra Point, I've gone to Indra Point, and from there, if you take off on a helicopter, you can see Banda Aceh. Okay, that's Malacca Strait actually.
और अगर मलक्का स्ट्रेट के अंदर से कोई if there's a warship coming or something, and with the BrahMos you take it off and you close the Malacca Strait. Closing Malacca Straits is putting two ships down at critical points. End of story. So that's the thing. Okay. Krishnan, keep seeing your videos regularly. Good content. Keep it up. Thank you, Krishnan. And the last question I support, they are in plains of Depsang, and how long will it take to hunt these sitting ducks from DBOI field? Oh, we are strong. DBOI field is far from Depsang. It's not close. You can't see it from there. And so you'll have to be patient. I told you it might take some time. You need a political movement. देखिए, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जब हम चाइना के साथ डील करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल. अगर कोई चीज अगर हम पॉलिटिकल नजरिया से हम विश्लेषण नहीं करेंगे और उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो वी विल मिस द गेम. मिलिट्री, इकोनॉमिक, एक्सेट्रा सेकंड टू इट. सो ये जहां तक देप्सांग का ऑक्यूपेशन है, वो पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं आया. वी हैव नॉट गॉट द पॉलिटिकल लीवर टू make it happen. Hopefully G20 and SCO might give that political leverage. Let's wait. Okay. Venkat Raghavan Sekar, I have disagreement with you on China's BRICS countries aren't friendly. Yeah, see, what you're saying is fundamentally okay, but the thing is, why are they doing what they are? They're stuck. EU and France are overexposed to China, right? If they're not friendly, whatever their investment there is going to go, right? So you will always find EU and France and Germany and all speaking in two tones. They also have said they're systemic rival. They're talking of de-risking. They're not talking of decoupling, they're talking of de-risking. As per China, de-risking and decoupling is the same. If nothing, they will not increase anymore their exposure to China. But also remember, China is still a huge market. So why should you? Okay, I'm not saying let me put it in a different manner. If China's exports and if everything falls by about 25%, China will become a normal country. And that's going to happen. I said 2 years back, I said it's going to take 5 years. Only 3 years have taken, 2 years plus have passed. And you already see a problem in their exports and investments and all. Another 2 years, you'll find China absolutely normal. Today is the first time I'm reporting that there's articles which are floating within Weibo to say stop being militaristic. 4 fronts. They're feeling the heat. So one should not look at it from one direction. That is all my thing. Ved Raghavan Sarkar, I have seen many of your comments. You feel that, you are looking at it only in one direction. I don't look at it from one direction. Yeah. Based on the view of disengagement plans, either to get decals, even if US is strategically pinned itself with this thing, yeah, what you given a long thing. I was just checking on Professor Nalpat podcast. He was explaining, I know Wahhabi lobby in great length. Recent actions of USA doesn't complement its speech of supporting India's rise. Any thought? Yeah, look, Professor Nalpat might have his views. I don't subscribe to them. The Saudi Arabians want to invest in you as much as they want China there. So, if you see that the world is against you, the world will be against you. You have to be confident as a nation to deal with the world the way it is. अब सबको बोलते रहते हैं कि ये नेक्सस कर रहा है हमारा अगेंस्ट, वो नेक्सस कर रहा है अगेंस्ट, हम बैठे रहो बफून की तरह अपने इंडिया में. आप बाहर जाओ, meet with them, deal with them, and things will change. Okay. Yeah, that's his view. I have no problem. If you want to listen to it, you listen to it. End of story.
Okay, Nitin Yadav, historically, Kshatriyas of India stopped the expansion of Islam to China in large. Does China think this way? Let's not get into it. I really don't know about this. Two-party system good for India's growth like China? No, it's not. Two-party system can't function in India. Major, yes, you need two parties, right? A third front has never worked. It has always collapsed. But can you do away with regional parties? You can't. They have a huge role to play in the growth of India. I've seen regional parties grow from nothing to something. But we have not had a third party coming up because the third party rise has always been capped by regional parties. No, when at the turn of the independence, we had something going, and that was called the Swatantra Party. That over a period of time collapsed. That was to be the second party opposite of Congress, or rather against Congress. In opposition to Congress, that was a time when Jansangh, the forerunner of BJP, was a very small party. And that party was good actually. Swatantra Party was very good. But over a period of time, it collapsed. And now that got subsumed in the regional parties. Okay, the last question, Singapore. Okay. I don't know why you talked of Singapore. Okay, we've come to the end. We've had a good interaction. A lot of people. My request again, get more of your friends to join in, and we'll have this session. Tomorrow we'll not have anything. Day after tomorrow we are going to talk about Pakistan back. We'll let things progress there. क्योंकि अभी क्या है ना वो सब एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे हैं. अगर गली में देखोगे ना वो at one corner there'll be one set of dogs and the other corner there'll be another set of dogs. They keep shouting. That's what's happening in Pakistan. So let some action take place. Let's see how things develop. So day after tomorrow we'll talk again. This whole week will go on Pakistan. I think by the end of the week we'll get some clarity where Pakistan is going. Then we'll get back to China. And once I finish with China this month, I'll start the Indo-US strategic partnership dialogue. Okay. Thanks a lot. See you. Good evening and Jai Hind.